Hello guys, how are you? Today I am talk about reproduction in organisms of part second. पार्ट फर्स्ट में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने बेसिक चीज़ें जानी थी इस चैप्टर के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। चलिए गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक वहाँ से लेकर आप देख सकते हैं। जब आप पहली वीडियो देखेंगे तभी आपको नेक्स्ट आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, और गाइस मैंने आपको बताया भी था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि हमें एक मेल गैमेट चाहिए होता है और एक फीमेल गैमेट चाहिए होता है। इन दोनों की जो गैमेट हैं मिलकर क्या करते हैं, फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन करने के बाद जो फ्यूजन गैमेट का जो फ्यूजन होगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हो पाएगा। दूसरी चीज़ गाइस, जो हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट है, या तो एक ही ऑर्गेनिज्म के पास मिल जाए दोनों अपोजिट सेक्स, या फिर टू इंडिविजुअल होने चाहिए, टू इंडिविजुअल पेरेंट्स होने चाहिए, मेल अलग और फीमेल अलग, जिससे कि हम वहाँ से मेल और फीमेल गैमेट्स ले सकें। उसके बाद वही सेम प्रोसेस कि जो फ्यूजन होगा और जायगोट का फॉर्मेशन होगा, देन वो वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक होता है हेट्रोगैमेट और होमोगैमेट्स। जैसे नाम से पता चल रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं होमोगैमेट्स। इसको क्योंकि ये लुक लाइक सेम है, दोनों सेम है, सेम क्रोमोसोम है, देखने में भी सेम है, तो इसको हम बोलेंगे मिनट में लिख देती हूँ, होमोगैमेट्स। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई की, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट सेक्स हैं, अपोजिट क्रोमोसोम है, तो इनको हम बोलेंगे हेट्रो। जो एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे से दिखने में अपोजिट लगता है, उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स, और जो दिखने में लुक लाइक सेम होता है उसको बोलते हैं होमोगैमेट्स। इसके अलावा गाइस, आपने लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा था। लाइफ स्पेन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसने जन्म लिया है, तो इसकी जो क्या है, डेथ निश्चित है। इस टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, एक लाइफ स्पेन होगा। मानते इसने बर्थ लिया है, फिर इसकी क्या होगी, डेथ होनी है। तो गाइस इसमें जो टाइम, इसके बीच में ही जो टाइम पीरियड होता है, जब वो ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, तो इससे रिप्रोड्यूस बर्थ के बाद और रिप्रोडक्शन से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, बर्थ के बाद और रिप्रोडक्शन से पहले का ये जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में क्या होता है गाइस, जुवेनाइल फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, ग्रो करता है, इसकी हाइट, पर्सनैलिटी जो ग्रो करती है, एक तरीके से मैच्योर्ड होता है, मैच्योरिटी आती है, और देन उसके बाद वो क्या कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है। रिप्रोडक्शन के बाद एक जो फेज़ आता है रिप्रोडक्शन के बाद और डेथ से पहले, तो वो जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं सेंसेंट फेज़। सेंसेंट फेज़ अभी हम देखेंगे। वो क्या होता है कि एक तरीके से रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लॉस्ट कर चुका होता है, खो चुका होता है। इट मीन्स कि जब अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो कौन सा फेस आ जाएगा, सेंसेंट फेस बोलते हैं इसको, जिसमें वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, ये मेल एंड फीमेल गैमेट का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं हमें या तो सेम इंडिविजुअल से मिल सकते हैं, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल से, अपोजिट जो सेक्स है उनसे हम ले सकते हैं। ये गैमेट फ्यूज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमेट का फ्यूजन हुआ, फिर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद वो क्या करेगा, डेवलप्ड करेगा फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म को। ये जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की,
एक ऐसी होती है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इलेबोरेट यानी काफ़ी लंबी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और ये स्लो प्रोसेस होती है कंपेयर्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जैसे कि आप कार्बन कॉपी निकलवाते हो आप किसी भी पेज की, तो एग्जैक्ट वही है कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म उसमें होता है वही अपनी एक सेम टू सेम क्लोन जिसको बोलते हैं, वो एक तरीके से अपनी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो कार्बन कॉपी होती है, किसी सेकंड पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत तो नहीं होती है वहाँ पे, ना कोई गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ना वहाँ पर कोई एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है, जो भी प्रोसेस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो वहाँ पर नहीं होती। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या माना गया है, स्लो प्रोसेस माना गया है। तो वही चीज़ बताया गया कि जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है, और तब जाके वहाँ पर ऑफस्प्रिंग आती है जो क्या होती है, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमोंस्ट देमसेल्फ। कहने का मतलब है कि बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं होती है, एकदम सेम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते। इसलिए नहीं दिखते क्योंकि इसमें जो 50% जो कैरेक्टर्स हैं वो मदर के होते हैं और 50% कैरेक्टर्स हैं वो किसके होते हैं, फादर के होते हैं। तो इनसे जो आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है 50% जो करेक्टर उसके पास पहुंचते हैं। तो इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग जो होती है वो कैसी होती है, वो लुक लाइक 50% ऑफ अवर पेरेंट्स। ओके, अपने पेरेंट्स की 50% दिखती है, ना कि सेम टू सेम होब्रू ऐसी दिखती है। ओके, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल, अगर हम बात करें कि मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज जो डिफरेंट अपने आप में होते हैं, जैसे कि बात करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंजाई की, जो अगर हम उसको देखते हैं क्या, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजीज की देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम उनका देखते हैं और फिजियोलॉजी अगर हम उनकी देखते हैं, तो ये क्या होती है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर हम ह्यूमन बींग्स का कंपेयर हम किसी फिश से करें, तो क्या उनका इंटरनल एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकली वो सेम है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें और फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सेक्सुअल मोड पर आते हैं, कहने का मतलब है जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब क्या होता है, ये सिमिलर पैटर्न वहाँ पर यूज करते हैं या सिमिलर पैटर्न आजमाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि इनका भी वही जुवेनियल फेस आएगा, जुवेनियल फेस जो होता है, सेंसेंट फेस होगा, रिप्रोडक्टिव फेस होगा। ओके, ये ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज। सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो करेंगे, मैच्योर्ड होंगे अपनी लाइफ में, और उसके बाद वो क्या कर पाएंगे, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये जो पीरियड होता है ग्रोथ का, इस जिस टाइम पर ये ग्रोथ कर रहे होते हैं उस पीरियड को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। दिस फेज वेरिएबल ड्यूरिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये सभी ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम किसी का जो लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, किसी का लॉन्ग होता है, तो उसी के हिसाब से ये फेज भी आएगा कि किसी में जल्दी आएगा जुवेनाइल फेज, किसी में लेट आएगा। एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द, अगर जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल फेस या प्लांट्स जो वेजिटेटिव फेस है वो प्लांट के अंदर होता है, जब वो एंड होता है तब क्या होता है, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेस स्टार्ट हो जाता है, जो हायर प्लांट्स में इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। किसके थ्रू, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, तो ये आपको बताना है कि मैरीगोल्ड, राइस, बीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स में कब फ्लावर्स आते हैं। दूसरा, जो प्लांट्स हैं सारे से, सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वन, ये जो प्लांट्स हैं क्या इनमें जो एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग होती है। व्हाट वुड यू ऑल इंटर फ्लावरिंग पीरियड जुवेनाइल और मैच्योर, आप इससे मतलब क्या समझते हैं जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है जुवेनाइल और मैच्योर से। चलिए हम आगे देखते हैं। ऑब्जर्व अ फ्यू
ऑब्जर्व अ फ्यू ट्री इन योर एरिया, आप अपने आसपास के एरिया के कुछ ट्री को देखिए, वहाँ डू दे फ्लावरिंग डूरिंग द सेम मंथ, क्या वहाँ के जो आसपास जो ट्री आप देख रहे हो उनमें जो फ्लावरिंग है वो सेम मंथ में होती है, एक साथ होती है। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो जैक फ्रूट्स एक्सेट्रा सीजनल, तो ये जो आप मैंगो एप्पल जैक फ्रूट्स वगैरह देखते हैं इनको ये सीजनल क्यों होते हैं। अब देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज वो 2 टाइप से करते हैं, एक तो होता है सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक आपको मिलेगा सीजनल और दूसरा होता है कंटिन्यूस ब्रीडर, ठीक है, दूसरा होता है कंटिन्यूस ब्रीडर होंगे इस तरीके से। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। सीजनल ब्रीडर जो है वो अपने सीजन में ही ब्रीडर्स मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे, और जो कंटिन्यू ब्रीडर्स है जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स कभी भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पूरी ईयर में, ठीक है। कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि साल में एक बार अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, एक पूरी साल में एक बार, उसको हम बोलेंगे एनुअल। और जो 2 साल में एक बार अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे उसको बोलेंगे वेनियल टाइप के। और एक होते हैं पेरेनियल चीज़ होती है, पेरेनियल टाइप के होते हैं। ऐसे प्लांट जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ स्पेन में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो 100 साल की हो 50 साल की हो कभी भी हो। यानी 2 साल से जैसे 2 साल में अगर कोई प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा उसको वेनियल बोलेंगे, 2 साल से ज़्यादा में रिप्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा तो उसको पेरेनियल इस चीज़ के नाम से जानेंगे। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर, आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट है वो थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग करते रहते हैं और कुछ सीजनल फ्लावर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स द एनुअल, कुछ प्लांट एनुअल होते हैं, कुछ वेनियल टाइप के होते हैं। सो क्लियर कट वेजिटेटिव प्रोडक्शन सेंसेड फेस बट इन, तो क्या सीधी सी बात है, ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं कि जो प्लांट्स हैं किसी में रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज लेट आता है, किसी में जल्दी आता है। तब भी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा तभी वो अपने आप को फ्लावरिंग वगैरह उनके पास आने लगेगी और रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। बट इन पेरेनियल स्पीज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पेरेनियल स्पीज की बात करें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसमें हम क्लियरिटी नहीं कर सकते हैं कि इनकी जो फेजेस के बारे में अगर हम बात करें कि कौन सा फेज चल रहा है, जुवेनाइल फेज चल रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, तो ये यहाँ पर क्लियर नहीं होता है क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी टाइम लेते हैं। आ फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, सम ऑफ देम सच एज बॉम्बो। अगर हम बॉम्बो इस चीज़ की बात करें, बॉम्बो प्लांट की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये फ्लावर्स केवल अपनी पूरी लाइफ स्पेन में एक ही बार फ्लावर्स जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 50 से 100 ईयर के बीच में। जब ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं तो लार्ज नंबर में करते हैं और काफ़ी नंबर में ये फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं। अनोदर प्लांट, इसके अलावा एक प्लांट और है, वो प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कोथेनिया, जिसको हम बोल सकते हैं नीला करकुंजी। ये प्लांट्स है, ये क्या करता है, ये 12 ईयर में एक बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, 12 साल में जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। और ये जो इसने पिछली बार कब किए थे, सितंबर से अक्टूबर 2006 में किए थे, 2080 में भी ये कर चुका है, ये थोड़ा ओल्ड है, ठीक है। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफर्ड लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया, तो ये हिली एरिया में पाया जाता है जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिलू। तो ये क्या करता है, बहुत सारे मतलब जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो काफ़ी मात्रा में ये जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस करेगा। और जब वहाँ पर कोई टूरिस्ट वगैरह जाते हैं तो उनको ये अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोइंग बाय मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज पीरियड। तो जो अगर हम एनिमल की बात करें, उनके जुवेनाइल फेज, जब इनका जुवेनाइल फेज होता है तब ये अपने आप में कुछ, जब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहने का मतलब है जब इनका रिप्रोडक्टिव का टाइम आता है तो इनमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। वो चेंजेस रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरिंग डिफरेंट और रिप्रोडक्टिव फेज जो है सभी ऑर्गेनिज्म सेम टाइम पर नहीं आता, वो अलग अलग टाइम पर उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट होता है। किसी में जल्दी, किसी में लेट हो जाता है, ये नहीं कि सेम टाइम पर ही होगा। कैन यू लिस्ट चेंज, आपको एक लिस्ट बनानी है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के समय कौन कौन सी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड, अगर हम बर्ड की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर। क्या ये पूरी साल तक एग ले करते रहते हैं या फिर ये जो फिनोमेना है ये सीजनल होता है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक, अगर फ्रॉग और लिजर्ट की हम बात करें तो इनके बारे में आप क्या समझते हैं, फ्रॉग और लिजर्ट अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। यू विल नोटिस दैट बर्ड हैविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनल। आपने देखा होगा जब जो बर्ड वगैरह होती हैं अपना जो नेस्ट जो बनाती हैं घोंसला वगैरह, तो उसमें ये नहीं कि हमेशा ही एग ले करती रहती हैं, सीजनल एग ले करती हैं, सीजनल ब्रीडर्स उनको कहते हैं। हावर बर्ड इन, अगर हम कुछ बर्ड की बात करें कैपिटिविटी या पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं हम सीधी सी, तो पोल्ट्री फार्म है वो क्या करते हैं, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट ईयर। तो वो पूरी साल तक एग ले करती रहते हैं। इन केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड रिप्रोडक्टिव बट कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये ह्यूमन जो है अपनी वेलफेयर के लिए, जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, वो उनको रिप्रोड्यूस कराते हैं, ना कि वो थ्रू आउट कंटिन्यूस ब्रीडर है। कंटिन्यूस ब्रीडर नहीं है, उनको मॉडिफाइड किया गया है ह्यूमन बींग के थ्रू। उन्होंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने कॉमर्शियल नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। उनको उनके ऑप्टिमम कंडीशन में, उनके अकॉर्डिंग उनको एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करके उनको इस लाइफ बनाया है कि वो थ्रू आउट अपने आप को क्या कर सकते हैं, एग ले कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल प्लेसेंटल। फीमेल जो प्लेसेंटल होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन के दौरान, जब रिप्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट होती है तो जो प्लेसेंटल मैमल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमेट्स, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। ह्यूमन बींग किसके अंदर आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर, और ह्यूमन्स के अलावा और भी जैसे कि काऊ, शीप, रेट, डियर्स, डॉग, टाइगर, ये आते हैं आपके नॉन प्राइमेट्स के अंदर। तो वो ऑस्ट्रोसाइकल्स उनके अंदर होती है और ह्यूमन बींग के अंदर होती है मेस्टोसाइकिल होती है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइकिल चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड, इनमें कुछ मतलब एक्टिविटी इनकी जब साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है तो कुछ ओवरीज में और कुछ एसेसरी डक्ट होती हैं जो कुछ हार्मोन सीक्रेट करती हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज में इनमें स्टार्ट हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स क्या है कि इसकी जो बॉडी है वो रिप्रोड्यूस करने के लाइक है। नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, शीप, रैट्स, डियर, टाइगर एक्सेट्रा, इनमें जो साइक्लिक चेंज आता है रिप्रोडक्शन के दौरान, वो उसको फेज को हम बोलते हैं ऑस्ट्रोसाइकिल। वेयरएस अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, प्राइमेट्स के अंदर मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स आएंगे, इनमें जो साइक्लिक चेंज आती है वो बोलते हैं मेस्टोसाइकिल। मैनी एनिमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर्स, कुछ हम एनिमल्स की हम बात करें कि जो ऐसे नेचर में रहते हैं, वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं जहाँ उनकी कोई केयर वगैरह नहीं होती, उनके अकॉर्डिंग उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं फेवरेबल सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, ना कि हमेशा करते हैं। तो ये सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। इस फेस को हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर के नाम से जानते हैं। Many other mammals are reproductively active throughout their
रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंट्री। कुछ मतलब जो मैमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ये थ्रू आउट ऑफ ईयर कभी भी रिप्रोड्यूस अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए इनको कंटिन्यूस ब्रीडर के नाम से जानते हैं। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड। अब हम बात करते हैं जब हम ओल्ड यानी बूढ़े हो जाते हैं। इफ़ वी लिव लॉन्ग नॉट, मतलब जब ज़्यादा समय हो जाता है, कहने का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव की जो कैपेसिटी है वो फिनिश हो जाती है। आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद कौन सा फेज़ आता है? ओल्ड फेज़ बोलते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं सेंसेंट फेज़। इज समथिंग दैट रिकॉग्नाइज। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक को बूढ़ा होना है, सबको नहीं होना। ओल्ड फेज जो है किसी किसी का आता है, किसी का नहीं आता, तो वो सभी का आता है, ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड, इससे क्या मतलब है, क्या मतलब ओल्ड एज हम क्यों कहते हैं, या इसका मीन्स क्या होता है? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज का क्या होता है? एंड होता है। उसके बाद जो फेस कंसिडर्ड होता है वो या एक पैरामीटर होता है, ठीक है, किसका? सेंसेंस का और ओल्ड एज का, जिसमें क्या होता है कि कुछ चेंजेस बॉडी में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि स्लो मेटाबॉलिज्म और भी बहुत सारी डिसीज़ वगैरह जो होती हैं वो हो जाती हैं डूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का ये कौन सा फेज़ होता है? लास्ट फेज़ होता है। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि बर्थ से लेकर और जो डेथ का जो फेज़ होता है लास्ट का, जिसमें डेथ होती है, ठीक है, तब जाके लाइफ स्पेन क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो ये लाइफ स्पेन का कौन सा है? डेथ वाला या ओल्ड एज जो है वो कौन सा फेज़ होता है? लास्ट फेज़ होता है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ। तो ओल्ड एज फिर उसके बाद क्या है? उसकी डेथ होनी है, कॉमन सी बात है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करते हैं तो इसमें कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कि जो तीनों फेज़ जो थे, तीनों फेज़ मतलब बर्थ फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ और डेथ फेज़ जो है ओल्ड एज वाला फेज़, ठीक है, इसमें कुछ हार्मोन्स है वो अपने उनमें कुछ इंट्रैक्शन होती हैं, कह सकते हैं कि हार्मोन्स की वजह से ये तीनों फेज़ों में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट। तो कुछ हार्मोन्स का इंट्रैक्शन होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, एंड एसोसिएट बिहेवियर, कुछ बिहेवियर एक्सप्रेशन भी होते हैं ऑर्गेनिज्म के। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अगर मैं इसी में पढ़ा दूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के ख़त्म करेंगे। इसमें हम प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट कैसे फर्टाइल करते हैं, इनका फ्यूजन कैसे होता है, इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।